डॉक्टर चंचलकर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। पेपर MA फाइनल हिस्ट्री का 8th थी। नेम एंशिएंट इंडिया, सोशियो इकोनॉमिक लाइफ एंड इंस्टीट्यूशंस। विगत वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह से सामाजिक और आर्थिक इतिहास को जानने के स्रोत हमें सहायता देते हैं। उसके अंतर्गत आपको दो प्रमुख साधन बताए गए थे, पुरातात्विक और साहित्यिक। तो अभी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक लिया गया है अभिलेख। अभिलेख क्या है? पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण पठन सामग्री को अभिलेख कहा जाता है। इतिहास लेखन का सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत अभिलेखों को माना जाता है। अभिलेखों को उत्कीर्ण कराने के कारण क्या थे? कई कारणों से अभिलेखों को उत्कीर्ण कराया गया। ये शासकीय आदेश थे। राजाओं ने ऐसी अनेक जगहों पर इन्हें उत्कीर्ण कराया जहां वे ये सोचते थे कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें देखेगी और इन्हें पढ़ेगी। इसीलिए प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर या जहाँ मंदिरों में या ऐसे स्थान पर यहाँ जनता अधिक संख्या में आवागमन करती थी, उस जगह इन्हें उत्कीर्ण कराया जाता था। या किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थान पर भी इन्हें उत्कीर्ण कराया गया था। राजाओं की उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाने के लिए इन्हें उत्कीर्ण कराया गया। भौतिक और आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए राजाओं के द्वारा या प्राचीन काल में ही दान की परंपरा थी, तो ऐसे में उस दान को स्थायी रूप से अंकित करवाने की चाह ने इनको उत्कीर्ण करवाया। राजाओं ने अनेक बार भवनों का, मंदिरों का, गुहा विहार या अन्य प्रकार के भवनों का निर्माण करवाया। तो उस निर्माण को स्थायी रूप से अंकित करवाने के लिए या ये दिखाने के लिए कि ये निर्माण इस राजा के द्वारा इस समय ऐसे करवाया गया, इस सब विभिन्न कारणों ने अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाया। सामान्य शब्दों में राजाओं की उपलब्धियों को स्थायी रूप से अंकित करवाने की चाह ने अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाया। पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह पर ये उत्कीर्ण थे, इसीलिए यह वर्तमान में भी थोड़े बहुत क्षरण के बावजूद भी हमें काफ़ी सही स्थिति में प्राप्त होते हैं। अगला बिंदु इसके अंतर्गत आता है कि अभिलेखों का महत्व क्या है, क्यों हमें अभिलेखों को पढ़ना या अभिलेखों को जानना आवश्यक है। अभिलेखों से हमें राजाओं की उपलब्धियों की जानकारी होती है कि राजा ने क्या क्या कार्य किए। जैसे यदि राजा ने कोई युद्ध किया है तो उसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी, या फिर राजा ने कोई पुनर्निर्माण करवाया है तो उसकी, या निर्माण करवाया है तो उसकी जानकारी प्राप्त होती है। इन संदर्भ में मैं आपको इसके उदाहरण देती हूँ। समुद्रगुप्त की जानकारी का सबसे अच्छा और एकमात्र सर्वमान्य स्रोत जो है वो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है। यदि प्रयाग प्रशस्ति प्राप्त नहीं होती तो हमें कभी ये पता नहीं चलता कि समुद्रगुप्त कितना प्रतापी राजा था। इसी प्रकार से रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से ही हमें पता चलता है कि सुदर्शन झील, जो कि बांध निर्माण का प्रथम उदाहरण भी आप कह सकते हैं, उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ और रुद्रदामन ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था। इन अभिलेखों से हमें राजाओं की वंशावलियों का पता चलता है। जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त से पूर्व के जितने भी गुप्त राजा हुए उन सब का वर्णन प्राप्त होता है। अनेक बार अभिलेखों में समय का उल्लेख किया गया है, तो उससे हमें उस राजा का समय, उस समय की घटनाओं का समय, ये सब ज्ञात हो जाता है। जहाँ जहाँ अभिलेख प्राप्त होते हैं तो स्वाभाविक है कि उन अभिलेखों का उत्कीर्णन उस स्थान पर कराया गया होगा
जो स्थान राजा के नियंत्रण में आता था। तो ऐसे में साम्राज्य विस्तार का अनुमान लगता है। जैसे अफगानिस्तान में अशोक के अभिलेख मिलना हमें स्पष्ट रूप से ये बता देता है कि अफगानिस्तान अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अभिलेखों से हमें राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारी प्राप्त होती है। पुनः मैं यहाँ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का ही उदाहरण लेती हूँ। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में हर्षेन नामक अभिलेख के उत्कीर्णकर्ता का नाम उल्लेखित है, जिसे महासंधि विग्राहक कहा गया है। तो महासंधि विग्राहक ये माना जाता है विदेश मंत्री था। तो इस प्रकार से प्रशासनिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। तत्कालीन समाज की, धर्म की, कला की जानकारी भी हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है। आर्थिक जानकारी हमें प्राप्त होती है, जैसे राजाओं ने कोई कर में छूट दी, या राजाओं ने कहीं कर वृद्धि की, या राजा ने कोई अन्य अर्थ से संबंधित, कृषि से संबंधित कोई कार्य किया। यथा ताम्रपत्र लेख पूरी तरह से हमें आर्थिक जानकारी प्रदान करते हैं कि भूमि का प्रकार क्या है, भूमि किसे दान में दी गई, भूमि से कितना टैक्स लिया जाना है। ये सभी जानकारी ताम्रपत्र लेखों से प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से अशोक का रुम्मदेई अभिलेख हमें ये बता देता है कि किस तरह से वहाँ पर अशोक ने भूमि कर को 1/6 से 1/8 कर दिया था। सांस्कृतिक जानकारियाँ हमें प्राप्त हो जाती हैं। इसके अलावा व्यापार मार्गों की जानकारी प्राप्त होती है। मुख्यतः अभिलेखों को ऐसे स्थान पर लगवाया जाता था जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पढ़ सकें। तो इनसे हमें प्रमुख व्यापारिक मार्गों की, व्यापार प्रणालियों की इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि अभिलेख हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में अभिलेख बहुत अधिक सहायता करते हैं। अब अभिलेखों से संबंधित कुछ अन्य बातें। अभिलेखों को पढ़ना अपने आप में एक विषय है और इसीलिए अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। हालांकि लिखने की सबसे प्राचीन प्रणाली हड़प्पा की मुद्राओं में पाई गई है, लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया। ऐसे में अशोक के अभिलेख सबसे प्राचीनतम अभिलेख माने जाते हैं और अशोक के अभिलेखों में 4 लिपियां हमें प्रमुख मिलती हैं: ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरिमाइक। ब्राह्मी लिपि के अक्षर प्रति शताब्दी परिवर्तित या संशोधित होते रहे और इसी प्रक्रिया में भारत में अनेक लिपियों का विकास हुआ, जिनमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उत्तर भारत में नागरी, गुजराती, बंगला आदि लिपियां हैं। तो ऐसे में लिपियों के विकास का अध्ययन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। कालांतर में शिलालेखों में संस्कृत का प्रयोग होने लगा। अशोक के शिलालेख हमें किस लिपि में मिलते हैं? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरिमाइक और यूनानी लिपि में। इनकी भाषा है प्राकृत और पाली, जबकि संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख जो माना जाता है वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अथवा गिरनार अभिलेख। प्रांजल संस्कृत का सबसे प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। आगे चलकर संस्कृत भाषा के अनेक अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं, जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, भोज का ग्वालियर अभिलेख आदि। लेख की उपलब्धता के आधार पर, यानी कि अभिलेख हमें कहाँ उत्कीर्ण मिलता है, इसके आधार पर अभिलेखों को निम्न भागों में बांटा जाता है: शिलालेख, स्तंभलेख, ताम्रपत्र लेख, गुहालेख और मूर्ति लेख। अब हम बात करते हैं यहाँ सबसे पहले शिलालेख की। शिलालेख क्या है? बड़ी बड़ी शिलाओं पर या पहाड़ की चट्टानों पर जो अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं उन्हें शिलालेख कहा जाता है। प्राचीनतम शिलालेख अशोक के शिलालेख हैं। इन शिलालेखों से तत्कालीन समाज की, अशोक के कार्यों की या अन्य जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं और ये शिलालेख अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जैसे भाब्रू शिलालेख से हमें पता चलता है कि भिक्षुओं के वस्त्रों की
किस तरह के वस्त्र होते थे। अशोक ने भाब्रू शिलालेख में स्पष्ट लिखा है कि यदि कोई भी संग में फूट डालने का कार्य करेगा तो उससे सफ़ेद वस्त्र पहनाकर नगर के बाहर कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब सफ़ेद वस्त्र उस समय भिक्षुओं के लिए अपमान का द्योतक थे। तो इससे हमें भिक्षुओं के वस्त्रों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। भिक्षु और भिक्षुणी दो शब्दों का प्रयोग उस समय में किया गया है, तो इससे हमें संघों के संगठन की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन के जूनागढ़ अथवा गिरनार अभिलेख में स्पष्ट उल्लेख है कि सुदर्शन झील का बांध टूट गया था, जिसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने अपने स्वयं के खर्चे से कराया। तो उस जूनागढ़ अभिलेख को उत्कीर्ण कराने का उद्देश्य हमें पता चल जाता है। साथ ही हमें इससे ये पता चल जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया सिंचाई की सुविधा के लिए, और रुद्रदामन ने उस सुदर्शन झील को पुनर्निर्मित करवा दिया और उसमें से नहरें भी निकलवा दी। सिंचाई कार्य के लिए ये कार्य किया गया, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमें ये भी पता चल जाता है कि सिंचाई कार्य के लिए इस तरह का निर्माण कार्य उस समय में करवाया गया। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल कलिंग का राजा था और इस राजा की जानकारी हमें सिर्फ इसके एकमात्र इसी प्राप्त अभिलेख से होती है। अगर हमें हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त नहीं होता तो हम कभी नहीं जान पाते कि कलिंग में खारवेल नामक राजा ने राज्य किया था। हाथी गुम्फा अभिलेख में ही खारवेल ये कहता है कि नंद राजा कलिंग से एक जैन मूर्ति लेकर गया था। तो इससे हमें ये भी स्पष्ट होता है कि नंद राजा जैन धर्म को मानते थे। दूसरा, नंदों ने सर्वप्रथम कलिंग पर आक्रमण किया, क्योंकि अशोक का कलिंग आक्रमण विख्यात है। इस संदर्भ में नंद के द्वारा कलिंग पर आक्रमण, इसकी जानकारी प्राप्त होना यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या अभिलेख, ये हमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताता है कि एक लंबे समय से जब भारत में अश्वमेध यज्ञ बंद हो गए तो पुष्यमित्र शुंग ने उन अश्वमेध यज्ञ को पुनः प्रचलित करवाया। तो इस तरह से शिलालेखों से हमें तत्कालीन भारत की सामाजिक आर्थिक जानकारी प्राप्त होती है। शिलालेखों के बाद अभिलेखों में दूसरा आता है स्तंभलेख। यहाँ भी प्राचीनतम स्तंभलेख अशोक मौर्य के प्राप्त होते हैं। स्तंभलेख बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। जैसे अशोक का 5वां स्तंभलेख, ये हमें प्राणियों के वध की निषेधाज्ञा के बारे में जारी किया गया था। तो इस संदर्भ में बताता है कि मांसाहार पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न अशोक ने किया था। 7वां स्तंभलेख में अशोक ये उत्कीर्ण करवाता है कि मैंने रास्तों में आम्र वाटिका लगवाई, वृक्ष लगवाए, क्यों? मनुष्यों और पशुओं की सुविधा के लिए। कुएं खुदवाए, विश्राम गृह की व्यवस्था कराई। तो इन सब की जानकारी, इन परोपकारी कार्यों की या अशोक के द्वारा किए गए ये विभिन्न कार्य जो मनुष्य और पशुओं के लिए थे, इसकी जानकारी हमें स्तंभ लेखों से होती है। इसी क्रम में हेलियोडोरस एक विदेशी राजदूत था जो कि भारत आया था और उसने विदिशा में एक स्तंभ लेख लिखवाया है, इसे हम गरुड़ स्तंभ लेख भी कहते हैं, जो ये दर्शा देता है कि हेलियोडोरस नामक राजा ने भागवत धर्म को स्वीकार किया था और इस संदर्भ में ही उसने ये लेख उत्कीर्ण करवाया। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति विख्यात ही है कि अगर हमें प्रयाग प्रशस्ति प्राप्त नहीं होती तो समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में हमारी जानकारी नगण्य होती। चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली लौह स्तंभ, यदि मेहरौली लौह स्तंभ क्यों प्रसिद्ध है? एक ऐसे लोहे का स्तंभ जो इतने वर्षों के बाद भी जंग से खराब नहीं हुआ। तो उस समय की विज्ञान तकनीकी इसकी जानकारी हमें दे देता है। साथ ही चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों की जानकारी भी ये प्रदान करता है। इसके बाद अगला आता है ताम्रपत्र लेख। प्राचीन काल में जब राजा किसी व्यक्ति को भूमि का दान करते थे या उसे उपहार स्वरूप देते थे तो उस सब की जानकारी ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण कराते थे। तो इस संदर्भ में भूमि दान पत्र पर दानकर्ता का नाम, दान प्राप्तकर्ता का नाम, उस भूमि की विशेषताएं, वो स्थान, उस पर होने वाली उपज, उस पर लिया जाने वाला कर,
और साथ ही अनेक बार राजा का वंशक्रम आदि भी उत्कीर्ण कराया जाता था। तो ऐसे में ताम्रपत्र हमें बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं और ये माना जाता है कि सातवाहन काल से भूमि दान देने की परंपरा शुरू हुई और तभी से ताम्रपत्रों पर इन्हें अंकित करवाने की परंपरा शुरू हुई। गुप्त काल के इतिहास के निर्माण में ताम्रपत्रों से हमें बहुत अधिक सहायता प्राप्त होती है। ये माना गया कि भारत में सामंतीय व्यवस्था को स्थापित करने का एक प्रमुख कारण भूमिदान की परंपरा थी और ये व्यवस्था या ये विचार स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान ताम्रपत्र लेखों ने दिया है। अगला पॉइंट है गुहालेख। यहाँ भी सबसे प्राचीनतम गुहालेख अशोक के प्राप्त होते हैं। अशोक ने आजीवक संप्रदायों के निवास के लिए बाराबार की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक के पश्चात उसके पौत्र दशरथ ने गुहा विहारों का निर्माण करवाया था। वस्तुतः भिक्षुओं, साधुओं, संतों के रहने के लिए गुहा विहारों का निर्माण करवाया जाता था। इन गुहा विहारों से तत्कालीन कला की जानकारी प्राप्त होती है। किस धर्म के लिए, किस उद्देश्य से इन्हें बनवाया गया, इसके बारे में पता चलता है और साथ ही यहाँ से अनेक अभिलेख भी हमें प्राप्त होते हैं। सातवाहनों के काल में अनेक गुहा विहारों का निर्माण हुआ, जिनमें नासिक, कार्ले, भाजा इत्यादि प्रसिद्ध हैं और विश्व प्रसिद्ध गुहा विहार हैं अजंता और एलोरा के मंदिर, जिसमें एलोरा का कृष्ण मंदिर अपने आप में एक अनूठा उदाहरण भी है। अंतिम है मूर्ति लेख। मूर्तियों के शीर्ष भाग पर या अधोभाग पर हमें कुछ लेख मिल जाते हैं। अनेक बार इन लेखों में तिथियों का अंकन रहता है। इन अंकित तिथियों से मूर्ति प्रतिष्ठापन का समय ज्ञात होता है, जिससे मूर्तिकला के विकास की जानकारी प्राप्त होती है। मूर्तियों पर अनेक बार मूर्तियों के निर्माणकर्ता का नाम या मूर्ति किस राजा ने बनवाई है उस राजा का नाम भी हमें प्राप्त हो जाता है। मूर्तियों के अंकन से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे रामगुप्त नामक राजा, जो कि गुप्त काल का राजा था, समुद्रगुप्त के पश्चात वो राजा बना, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि शायद इसकी शक्ति कम हो गई थी, लेकिन दुर्जनपुर से प्राप्त जैन मूर्ति लेखों में इसे महाराजाधिराज कहा गया है, जिसके आधार पर पता चलता है कि यह भी एक प्रतापी राजा था, लेकिन कालांतर में शायद शकों से पराजित होने के कारण या उत्तराधिकार संघर्ष के कारण इसकी मृत्यु हो गई।